मैंने उसे पहली बार एक वीरान गली में देखा। 16 साल की कमजोर सी लड़की जो सादा कपड़ों में लिपटी कचरे के ढेर में कुछ तलाश कर रही थी। मगर ये महज एक भूखी बच्ची की कहानी नहीं थी। ये किसी ऐसे राज का दरवाजा था जिसे खोलना मेरे लिए तबाही साबित हो सकता था। मुझे उस पर तरस आ गया। मैंने अपनी गरीबी की परवाह किए बिना उसे अपने साथ ले जाने का फैसला किया। वो चुपचाप मेरे साथ हो ली। मगर जैसे जैसे दिन गुजरते गए, मैंने महसूस किया कि ये बच्ची आम नहीं थी। इसके साथ कुछ ऐसा था जो समझ से बाहर था। वो हर रोज घंटों बाथरूम में गुजारती और जब बाहर आती तो उसके हाथ में हजारों के नोट होते। मैंने कई बार पूछा, लेकिन वो खामोश रहती, जैसे कोई ऐसा खौफ हो जो उसे सच बोलने से रोकता हो। फिर एक रात सब कुछ बदल गया। अचानक उसका पेट फूलने लगा और वो फर्श पर गिर गई, जैसे उसके जिस्म के अंदर कुछ चल रहा हो। मैं घबराकर उसे अस्पताल ले गई, मगर जैसे ही डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड देखा, उनका रंग उड़ गया। उसकी आंखें हैरत से फैल गईं और अगले ही पल वो पैरों में गिर पड़ा। ये नामुमकिन है, उसने कांपती आवाज में कहा। मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। ये बच्ची आखिर कौन थी? उसके जिस्म में ऐसा क्या था जो डॉक्टर को पैरों में गिरा देने के लिए काफी था? जिंदगी मेरे लिए हमेशा एक जंग रही है। मैंने कभी खुशहाल दिन देखे ही नहीं और ना ही किसी ने मेरी तकलीफों को समझने की कोशिश की। मैंने तन्हाई में आंखें खोली और तन्हाई में मेरी साथी बन गई थी। गरीबी ने हमेशा मेरी दहलीज पर डेरा डाले रखा और किस्मत ने कभी मुझ पर मेहरबानी करना सही नहीं समझा। मैंने बचपन में माँ बाप खो दिए और उस दिन के बाद मुझे एहसास हुआ कि दुनिया में कोई किसी का नहीं होता। मैं रिश्तेदारों के घरों में दर दर भटकती रही, हर जगह बोझ समझी गई। किसी ने मुझ पर तरस खाकर एक वक्त का खाना दिया, तो किसी ने एहसान जताकर मेरी इज्जत को चोट पहुंचाई। मैं जीती रही, मगर जीने का मतलब कभी समझ नहीं आया। जब मैं बड़ी हुई तो मेरी जिंदगी में कोई बड़ा ख्वाब ही नहीं था। मेरे पास ना कोई सहारा था, ना कोई उम्मीद। मैंने बस इतना सोचा था कि जितनी तकलीफें मैंने झेली हैं, वो किसी और को झेलनी ना पड़े। मगर मैं एक औरत थी और दुनिया औरतों के लिए आसान जगह नहीं है। मैंने सड़कों पर सोते बच्चों को देखा, भूख से बेहाल गरीबों को देखा और मुझे हमेशा ऐसा लगता जैसे मैं उनमें अपना अक्स देख रही हूँ। शायद इसीलिए जब मैंने उस 13 साल की बच्ची को कचरे में खाने के लिए कुछ तलाश करते देखा, तो मुझसे रहा नहीं गया। मैं खुद बहुत गरीब थी, मगर मैंने सोचा कि अगर जिंदगी मुझे कुछ नहीं दे सकती, तो शायद मैं किसी की जिंदगी बदल सकती हूँ। मैंने उसे अपने साथ ले लिया, शायद ये सोचकर कि मैं उसका नसीब बदल सकती हूँ। मगर मैं नहीं जानती थी कि ये फैसला मेरी अपनी तकदीर बदलने वाला था। ये बच्ची मेरी जिंदगी में सिर्फ पनाह लेने नहीं आई थी, वो मेरे अतीत, मेरे वर्तमान और शायद मेरे भविष्य का एक ऐसा दरवाजा खोलने वाली थी जिसे खोलने की हिम्मत मैंने कभी नहीं की थी। ये बाजार की एक गली थी जहां कचरे का ढेर लगा था। शाम का वक्त था, धूप धीरे धीरे मंद पड़ रही थी और हल्की ठंडी हवा चल रही थी। मेरा नाम रिया है, मेरी उम्र 30 साल है। मैं राशन खरीद कर घर वापस जा रही थी जब अचानक मेरी नजर एक दुबली पतली कमजोर सी बच्ची पर पड़ी जो कचरे के ढेर में कुछ तलाश कर रही थी। उसके गंदे और फटे पुराने कपड़े देखकर साफ जाहिर था कि वो कई दिनों से नहाई नहीं थी। उसके बाल उलझे हुए थे और चेहरा धूल मिट्टी से रंगा पड़ा था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा, ये बच्ची इतनी छोटी उम्र में यूं सड़क पर क्यों है? मैंने आसपास देखा, शायद कोई उसका घर वाला हो, मगर वहां कोई भी नहीं था। बेटा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने झुकते हुए पूछा। बच्ची चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में खौफ था, जैसे वो हर इंसान को दरिंदा समझती हो। उसने फौरन अपनी नजरें झुका ली और कचरे के ढेर से एक बासी रोटी निकालकर जल्दी से मुंह में डाल ली। मेरा दिल पिघल गया। बेटा चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खाना दूंगी, मैंने बहुत ही नरमी से कहा। वो एक लम्हे को रुकी, फिर पीछे हट गई, जैसे मैं उसे धोखा दे रही हूँ। नहीं, मुझे भूख नहीं है, वो धीरे से बोली, मगर उसकी कमजोर आवाज और हड्डियों का ढांचा कुछ और ही कह रहा था। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी,
तुम्हारा कोई नहीं है? उसने आहिस्ता से सिर हिला दिया। नहीं, मुझे समझ नहीं आया कि क्या करूं। मेरे पास पहले ही ठिकाना रहने का कम था, मगर उस बच्ची को यूं छोड़ देना भी इंसानियत नहीं होती। मैंने एक फैसला कर लिया। चलो मेरे साथ, मैंने कहा। बच्ची कुछ लम्हों के लिए झिझकी, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरे पीछे चल पड़ी। उसे क्या मालूम था कि यह फैसला ना सिर्फ उसकी जिंदगी बल्कि मेरी किस्मत भी बदलने वाला था। मैंने सोचा था कि ये बच्ची मेरे साथ आकर सुकून से सांस लेगी, खाना खाएगी और आराम करेगी, मगर जैसे ही वो मेरे घर में दाखिल हुई, मुझे अजीब सा एहसास हुआ, जैसे कि कुछ ठीक नहीं था। मैंने खाने के लिए थाली लगाई और नरमी से कहा, बेटा आओ खाना खा लो। वो खामोशी से कुर्सी पर बैठ गई, मगर उसकी हरकतें आम बच्चों के जैसी नहीं थीं। वो खौफ में थी, जैसे उसे यकीन ही ना हो कि कोई उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। उसने प्लेट की तरफ देखा, फिर बिना चम्मच के अपने हाथों से खाने लगी। मैंने उसे रोका नहीं, शायद वो कई दिनों से भूखी थी। वो खाते खाते बार बार दरवाजे की तरफ देख रही थी, जैसे किसी भी वक्त भागने के लिए तैयार हो। खाने के बाद मैंने कहा, बेटा नहा लो, तुम थक गई होगी, मैं तुम्हारे लिए कपड़े निकाल देती हूँ। वो मेरी बात सुनकर कुछ लम्हों के लिए खामोश रही, फिर आहिस्ता से बोली, मुझे बाथरूम जाना है। मैंने उसे रास्ता दिखाया और वो अंदर चली गई, मगर जो हुआ उस पर यकीन नहीं किया जा सकता था। पूरे 3 घंटे गुजर गए, लेकिन वो लड़की बाहर ही नहीं आई। मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, बेटा सब ठीक है? कोई जवाब नहीं। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने सोचा शायद वो डरी है, शायद रो रही है, या फिर शायद कुछ और मसला हो गया है। मैंने दरवाजे को धक्का दिया, लेकिन वो अंदर से लॉक था। फिर अचानक कदमों की आहट सुनाई दी और दरवाजा खुला। वो बाहर निकली, मगर अब वो पहले जैसी नहीं लग रही थी। वो हल्का सा लंगड़ा रही थी। उसके कपड़ों में हल्की सी सिलवट थी और उसके चेहरे पर एक अजीब घबराहट थी, जैसे कि वो कुछ छुपा रही हो। मगर सबसे ज्यादा हैरान करने वाली बात ये थी कि उसके हाथों में नोटों की गड्डी थी। ये पैसे कहाँ से आए? मैंने हैरत से पूछा। वो चौंक गई और फौरन पैसे छुपाने लगी। ये मेरे हैं, वो मध्यम आवाज में बोली। मगर एक भूख से बेहाल सड़कों पर फिरने वाली बच्ची के पास इतनी रकम कहाँ से आई? मुझे एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ है। बेटा बताओ, ये पैसे कहाँ से आए? मैंने सख्ती से पूछा, मगर उसने नजरें झुका ली, जैसे किसी जुर्म में पकड़ी गई हो। ये मेरे हैं, उसने फिर धीरे से कहा। लेकिन तुम तो अनाथ हो, कचरे से खाना उठा रही थी, फिर इतने पैसे कहाँ से आए? इस बार वो खामोश रही। उसकी आंखों में अजीब खौफ था, जैसे अगर उसने सच बोला तो कुछ बहुत बुरा हो जाएगा। मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आने लगे। बेटा मुझसे मत छुपाओ, मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगी, मैंने नरमी से कहा, मगर वो पीछे हट गई, जैसे मैं उस पर हमला करने वाली हूँ। मैंने नोट लेने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन उसने झटके से पैसे मुट्ठी में बंद कर लिए। ये मेरे हैं, आप मुझसे मत छीनो, वो तकरीबन चीख पड़ी। उसके चेहरे पर खौफ और गुस्सा दोनों साफ झलक रहे थे। मेरे अंदर शक और ज्यादा गहरा हो गया। एक दिन पहले जो बच्ची कचरे में से खाने के टुकड़े तलाश कर रही थी, वो आज हजारों के नोट पकड़े बैठी थी। आखिर क्यों? मैंने खुद को संभाला और धीरे से पूछा, ठीक है मत बताओ, मगर कम से कम ये तो बताओ कि तुम्हें कोई खतरा तो नहीं, कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा? ये सुनते ही उसकी आंखों में एक लम्हे के लिए खौफ की लहर दौड़ गई। फिर वो सिर हिलाकर बोली, नहीं, बस बस मैं थक गई हूँ, सोना चाहती हूँ। मैंने उसे नहीं टोका, मगर मैं जानती थी कि ये पैसे, उसका बाथरूम में 3 घंटे रहना और बाहर आकर लंगड़ाना, ये सब आम नहीं था। ये बच्ची कोई मामूली बच्ची नहीं थी। इसके साथ कुछ ऐसा था जो मेरी समझ से भी बाहर था। अगली सुबह जब मैं उठी तो मेरा दिमाग अब भी कल रात के वाकये में उलझा हुआ था। मैंने सोचा शायद मैं ज्यादा सोच रही हूँ, मगर मेरे दिल में बेचैनी थी। पैसे कहाँ से आए थे? वो बाथरूम में 3 घंटे तक क्या कर रही थी? और सबसे ज्यादा अजीब बात, वो बाहर आकर लंगड़ा क्यों रही थी? मैंने ये सब नजरअंदाज करने की कोशिश की, मगर जब मैंने उसे कमरे में चलते देखा तो मेरा शक और भी ज्यादा
गहरा हो गया। मैंने नजरें चुराते हुए कहा, तुम्हारी टांग को क्या हुआ? कल रात तो तुम ठीक थी। वो एक लम्हे को सन्न रह गई, फिर बोली, बस ज्यादा देर बैठने से थोड़ा दर्द हो रहा है। मगर मुझे यकीन नहीं आया। मेरा दिल कह रहा था कि कुछ बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है और ये बच्ची उसे मुझसे छुपा रही है। मेरा शक बढ़ता जा रहा था। मैंने उस पर ज्यादा दबाव डालना ठीक नहीं समझा, मगर जैसे जैसे दिन गुजरता गया मुझे महसूस हुआ कि ये सिर्फ एक इत्तेफाक नहीं हो सकता। हर रोज वो बाथरूम में जाकर घंटों बंद रहती और जब बाहर आती उसके हाथ में हमेशा पैसे होते। पहले चंद नोट थे, फिर सैकड़ों और अब हजारों रुपए निकलने लगे थे। ये सब कुछ मुझे उलझा रहा था। ये पैसे कहाँ से आ रहे थे? मैंने आखिर फैसला कर लिया कि मैं इसका राज जान कर रहूंगी। बेटा, मैं आज बाजार जा रही हूँ, थोड़ी देर में वापस आऊंगी। मैंने झूठ बोला, मगर मैं कहीं नहीं जा रही थी। मैं उसके बाथरूम में जाने का इंतजार करने वाली थी और इस बार मैं उसे तन्हा नहीं छोड़ने वाली थी। मैंने नाश्ता बनाया और जानबूझकर कहा, बेटा मैं बाजार जा रही हूँ, तुम आराम करना। उसने मुझे अजीब नजरों से देखा, जैसे उसे यकीन ना आ रहा हो कि मैं उसे अकेला छोड़कर जा रही हूँ। मगर फिर उसने जल्दी से सिर हिलाया और खामोशी से बैठ गई। मैं दरवाजा खोलकर बाहर निकली, मगर फौरन वापस आकर कोने में छुप गई। मैंने दरवाजे के सुराख से अंदर झांका। वो कुछ लम्हे खामोश बैठी रही, फिर जल्दी से उठी और सीधा बाथरूम की तरफ भागी। मेरा शक सही था। अब बस मुझे इंतजार करना था कि बाथरूम में क्या हो रहा था। 5 मिनट गुजरे, फिर 10, फिर 30, मगर अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। मैंने आहिस्ता से दरवाजे के करीब जाकर कान लगाया। अंदर फुसफुसाहट जैसी आवाज आ रही थी, जैसे कोई किसी से बात कर रहा हो, मगर वो अंदर अकेली थी। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या अंदर कोई और था या फिर ये सिर्फ मेरी सोच थी? मैंने हिम्मत करके दरवाजे के नीचे से झांकने की कोशिश की, मगर कुछ नजर नहीं आया। मैंने धीरे धीरे दरवाजे का हैंडल घुमाया, मगर वो अंदर से बंद था। बेटा, मैंने आहिस्ता से पुकारा, सब ठीक है ना? कोई जवाब नहीं आया। तभी अचानक अंदर से पानी गिरने की आवाज आई और फिर दरवाजा खुलने की हल्की सी चटक हुई। मैं जल्दी से पीछे हट गई और ऐसे खड़ी हो गई जैसे कुछ हुआ ही ना हो। बच्ची बाहर निकली और मेरी आंखें हैरत से खुली की खुली रह गईं। उसके हाथ में फिर से हजारों के नोटों की गड्डी थी, मगर इस बार मैंने उसके कपड़ों पर हल्की सी नमी देखी, जैसे वो अंदर पानी में कुछ कर रही थी। अब ये कोई आम बात नहीं थी। मेरी आंखों के सामने एक ऐसी चीज हो रही थी जो हकीकत से बाहर लगती थी। ये बच्ची हर बार बाथरूम में जाकर कई घंटे गुजारती और जब बाहर आती तो इसके हाथों में हजारों के नोट होते। अगले दिन मैंने खुद को व्यस्त दिखाया, मगर मेरा दिमाग लगातार काम कर रहा था। मुझे आज सच्चाई जाननी थी। मैंने चुपके से अपनी एक पुरानी चाबी निकाली, जो शायद पुराने वक्त में किसी दरवाजे के लिए इस्तेमाल होती थी। मैंने सोचा कि अगर मैं सही थी और चाबी से दरवाजा खोल सकी तो शायद मैं हकीकत जान पाऊंगी। जैसे ही शाम हुई, वो बच्ची एक बार फिर दबे पांव बाथरूम में चली गई और दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने आहिस्ता से दरवाजे के करीब जाकर कान लगा दिया। अंदर से पानी गिरने की आवाजें आ रही थीं, मगर अजीब बात ये थी कि कोई नहाने या हाथ धोने की आवाज नहीं थी, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे पानी में कुछ डाला जा रहा हो। फिर हल्की सी फुसफुसाहट सुनाई दी, मगर अंदर वो अकेली थी। मेरे हाथ पसीने से भीग गए। मैंने हल्की सी कांपती उंगलियों से चाबी को आहिस्ता से दरवाजे में डाला और घुमाया। क्लिक! दरवाजा हल्का सा खुल गया। मैंने सांस रोक ली और धीरे धीरे दरवाजा थोड़ा खोला। जो मैंने अंदर देखा उसने मेरे पैरों तले से जमीन खींच ली। बच्ची एक बड़े बर्तन में पानी डाल रही थी और जैसे ही वो कुछ खास चीज पानी में डालती, वो धीरे धीरे असली करेंसी में बदल जाती थी। मेरे दिल की धड़कन रुक गई। वो जो कुछ कर रही थी वो हकीकत से बाहर था। क्या मैं कोई सपना देख रही थी या फिर मेरे सामने कोई ऐसा रहस्य था जिसे आज तक किसी ने नहीं जाना? कागज का साधारण टुकड़ा पानी में जाते ही असली करेंसी में बदल रहा था। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा।
मैंने जल्दी से दरवाजा बंद कर दिया और वहां से हट गई ताकि वो ये न समझे कि मैंने कुछ देखा है। मैं उस वक्त खुद को काबू में रखना चाहती थी, मगर मेरे अंदर सवालों का तूफान उठ रहा था। मैंने फैसला किया कि मैं उसे जल्दी परेशान नहीं करूंगी। मुझे ये देखना था कि क्या ये सब कुछ उसके नियंत्रण में है या फिर वो खुद किसी बड़ी साजिश का शिकार है। रात को जब वो सो गई तो मैं धीरे धीरे उसके करीब गई और फिर मेरी नजरें उसके शरीर पर पड़ी। उसकी कमर और पेट पर गहरे निशान थे, जैसे कोई पुरानी सर्जरी हुई हो। मैंने हैरान होकर करीब से देखा। ये आम घाव नहीं थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने फैसला कर लिया कि अब मैं ये राज जानकर ही रहूंगी। मैंने उस बच्ची के शरीर पर मौजूद अजीब निशान देखे, मगर उससे कुछ कहने के बजाय खामोश रही। मैंने सोचा कि अगर मैंने जल्दबाजी की तो शायद वो मुझ पर भरोसा ना करे। मैंने खुद को शांत रखा, लेकिन मेरा दिमाग लगातार इसी बारे में सोचता रहा। अगले दिन मैंने महसूस किया कि वो रोज की तुलना में अधिक थकी हुई और सुस्त लग रही थी। उसकी आंखों के नीचे काले घेरे पड़ गए थे और वो निवाले तोड़ तोड़ कर खा रही थी। मैंने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक वो कराहते हुए पेट पकड़कर नीचे गिर गई। मैं घबराकर उसके करीब पहुंची। उसका चेहरा पीला पड़ चुका था और उसकी सांसें अनियमित हो रही थीं। वो फर्श पर लेटी अपने पेट को जोर से पकड़े हुए थी, जैसे वहां कोई असहनीय दर्द हो रहा हो। रश्मि, क्या हुआ तुम्हें? मैंने उसे सहारा देने की कोशिश की, लेकिन वो दर्द से तड़प रही थी। पसीने की बूंदें उसकी पेशानी पर चमक रही थीं। उसकी आंखें बंद हो रही थीं और ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी भी वक्त बेहोश हो जाएगी। मैंने घबराकर जल्दी से पानी का गिलास उठाया, मगर उसने अपने होठ सख्ती से भींच लिए और कुछ भी पीने से इनकार कर दिया। हमें अस्पताल जाना होगा, मैंने फैसला किया और जल्दी से उसे जूते पहनाए। मगर जैसे ही मैंने उसका हाथ थामा, मैंने महसूस किया कि उसके पेट में कुछ हरकत हो रही थी। ये कोई आम दर्द नहीं था। उसके शरीर के अंदर कुछ था जो अब जाग रहा था। मेरी उंगलियां थरथरा गईं, मगर मैंने उसे तुरंत अपनी चादर में लपेटा और घर से बाहर निकल गई। हर कदम पर मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे नहीं मालूम था कि अस्पताल जाकर क्या पता चलेगा, मगर मैं ये जानती थी कि ये कोई आम बीमारी नहीं थी। जब मैं उसे अस्पताल लेकर पहुंची तो डॉक्टरों ने उसे तुरंत इमरजेंसी वार्ड में ले लिया। मैं बाहर खड़ी कांप रही थी, जबकि अंदर डॉक्टर उसका परीक्षण कर रहे थे। कुछ ही देर के बाद एक डॉक्टर बाहर आया। उसका चेहरा हैरान और डर से सफेद पड़ चुका था। ये नामुमकिन है, वो धीरे से बड़बड़ाया और फिर अचानक पैरों में गिर गया, जैसे उसने कुछ ऐसा देख लिया हो जो इंसानी समझ से बाहर था। मैं बेचैन हो गई। अस्पताल की सफेद रोशनी में डॉक्टर अब भी खामोशी से सिर झुकाए बैठा था। डॉक्टर साहब, मेरी बच्ची को क्या हुआ? मैंने घबराई हुई आवाज में पूछा। डॉक्टर धीरे धीरे उठा। उसकी आंखों में आंसू थे। वो मेरे करीब आया, जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर उसे शब्द नहीं मिल रहे थे। आपको मालूम भी है कि आपके साथ क्या चमत्कार हो चुका है? उसकी आवाज कांप रही थी। क्या मतलब? मैं उलझ गई। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और फिर बोला, ये बच्ची, ये आम नहीं है। हमने इसका अल्ट्रासाउंड किया, मगर जो हमने देखा वो हमारी समझ से बाहर था। मेरे शरीर में सनसनी दौड़ गई। क्या? क्या मतलब? डॉक्टर ने कांपते हुए एक रिपोर्ट मेरे हाथ में थमा दी। मैंने कांपते हाथों से उसे खोला और जैसे ही मेरी नजर स्क्रीन पर पड़ी, मेरी आंखें हैरत से फटी रह गईं। इसके पेट में एक चिप है। ये क्या? मेरी आवाज गले में अटक गई। ये कोई साधारण चिप नहीं है, डॉक्टर ने धीरे से कहा। ये एक उन्नत नैनो चिप है, जिसे शायद किसी गुप्त वैज्ञानिक प्रयोगशाला में बनाया गया है। डॉक्टर ने चुपचाप चिप को स्कैन किया। जैसे ही मशीन ने उसे पढ़ा, स्क्रीन पर एक नाम उभर आया, रश्मि पाल। मेरा दिल एक पल के लिए रुक गया। डॉक्टर ने गहरी सांस ली और अपनी कांपती उंगलियां रिपोर्ट पर रख दी। ये बच्ची, ये वही है जो 8 साल पहले लापता हो गई थी। और फिर एक और हैरान करने वाला खुलासा। डॉक्टर ने चुपके से एक और फाइल निकाली। उस पर एक और नाम दर्ज था। ये मेरी बेटी है। मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई हो। डॉक्टर की आंखों में आंसू छलक आए।
उसके होंठ कांप रहे थे। मेरी बेटी मुझे मिल गई, डॉक्टर बोला, लेकिन एक ऐसे तरीके से जिसका कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता था। अस्पताल के सफेद कमरों में खामोशी छा गई थी, मगर मेरे अंदर एक तूफान मच चुका था। ये कैसे संभव था? अगर रश्मि उसकी बेटी थी तो वो इतने साल कहाँ थी? उसके शरीर में ये चिप किसने डाली थी और क्यों? रश्मि बेहोश पड़ी थी। उसके मासूम चेहरे पर अब भी तकलीफ के निशान थे। डॉक्टर ने उसके माथे पर हाथ रखा, जैसे बरसों की जुदाई के बाद अपनी बेटी को पहचानने की कोशिश कर रहा हो। ये सब कैसे हुआ? मेरी आवाज कांप रही थी। डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी। रश्मि 8 साल पहले गुम हो गई थी, मगर पुलिस को कभी उसका कोई सुराग नहीं मिला। मैंने उसे हर जगह तलाश किया, मगर वो जैसे जमीन में समा गई हो। उसने चिप की तरफ इशारा किया। ये चिप आम नहीं है, ये किसी आधुनिक वैज्ञानिक प्रयोग का हिस्सा हो सकती है। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये बच्ची सिर्फ लापता नहीं हुई थी, बल्कि इस पर कोई गुप्त प्रयोग भी किया गया था। मैंने रश्मि के बेहोश हाथ को थामा और दिल ही दिल में दुआ की। ये रहस्य अभी पूरी तरह उजागर नहीं हुआ था, मगर मैं जानती थी कि अब हमारी जिंदगियां हमेशा के लिए बदलने वाली थीं। अस्पताल के खामोश कमरे में रश्मि अब भी बेहोश पड़ी थी। डॉक्टर एक तरफ चुपचाप बैठा था। उसके हाथ में रश्मि की रिपोर्ट्स थी, मगर उसकी नजरें बार बार अपनी बेटी के चेहरे पर जा रही थी, जैसे वो इस सच्चाई को स्वीकार करने के लिए खुद को तैयार कर रहा हो। मैं दरवाजे के पास बैठी थी, मगर मेरा दिमाग लगातार उलझा हुआ था। ये बच्ची जिसे मैंने एक अनाथ समझकर अपना लिया था, असल में एक गुमशुदा रहस्य थी। अचानक रश्मि के होंठ हिले। वो धीमी आवाज में कुछ बड़बड़ाने लगी। मैं और डॉक्टर तुरंत उसके करीब पहुंचे। मुझे वहां वापस नहीं जाना, रश्मि ने नींद में फुसफुसाया। उसके माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें उभर आईं। डॉक्टर ने हैरत से मेरी तरफ देखा। कहाँ? रश्मि, तुम किस जगह की बात कर रही हो? उसने नरमी से उसका हाथ थामा, जैसे वो उसे सुरक्षा देने की कोशिश कर रहा हो। सफेद कोट, तेज रोशनी। मुझे वापस नहीं जाना, मत भेजो। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। रश्मि के शब्द आम नहीं थे। क्या वो किसी अस्पताल में रही थी या किसी प्रयोगशाला में? रश्मि, आंखें खोलो, मैंने धीरे से कहा। रश्मि की पलकें कांपी और फिर वो धीरे धीरे होश में आने लगी। उसकी सांसें अब तेज थीं, जैसे वो किसी भयानक सपने से जागी हो। मम्मी, वे मुझे लेने आएंगे, रश्मि ने कमजोर आवाज में कहा और मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। मैंने हैरत से डॉक्टर की तरफ देखा। वे कौन? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। मुझे लगता है कि रश्मि को धीरे धीरे सब कुछ याद आ रहा है, मगर हम नहीं जानते कि ये यादें किस हद तक खतरनाक हैं। मैंने रश्मि के चेहरे को ध्यान से देखा। उसकी आंखों में अभी भी वही डर था, जैसे वो किसी अनकहे अतीत से गुजर चुकी हो। ये सिर्फ एक आम लापता होने का मामला नहीं था, ये कुछ और था, कुछ ऐसा जो अभी पूरी तरह से सामने नहीं आया था। और शायद जब ये पूरी सच्चाई सामने आएगी, तब हम सबकी जिंदगियां बदल चुकी होंगी। रश्मि होश में तो आ गई थी, मगर उसकी आंखों में अभी भी वही खौफ था, जैसे कोई साया उसके जहन पर छाया हुआ हो। डॉक्टर ने उसकी नब्ज चेक की और मैंने पानी का गिलास उसके होंठों से लगाया, मगर वो कुछ भी बोलने को तैयार नहीं थी। बेटा, क्या तुम्हें याद है कि तुम कहाँ थी? मैंने नरमी से पूछा। रश्मि ने धीरे से सिर झुका लिया, जैसे वो अपनी याददाश्त के किसी हिस्से को टटोलने की कोशिश कर रही हो, मगर शब्द नहीं मिल रहे थे। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। हमें रश्मि पर ज्यादा दबाव नहीं डालना चाहिए। यादें खुद ब खुद वापस आ जाएंगी, मगर हमें सब्र से काम लेना होगा। मैंने उसकी बात पर सिर हिला दिया, मगर मेरे दिल में अजीब सी बेचैनी थी। मुझे महसूस हो रहा था कि रश्मि को सिर्फ वक्त की जरूरत नहीं थी, बल्कि उसे किसी ऐसे शख्स की जरूरत थी जो उसके डर को समझ सके। अगली सुबह जब मैं नाश्ता लेने के लिए अस्पताल की कैंटीन की तरफ जा रही थी, मैंने महसूस किया कि कुछ नर्सें आपस में रश्मि के बारे में फुसफुसा रही थीं। वो बच्ची कहाँ से आई है पता नहीं, मगर मैंने सुना है कि डॉक्टर पाल उसे बहुत गंभीरता से ले रहे हैं, जैसे वे उसे पहले से जानते हों। और तुम्हें पता है, एक अजनबी आदमी भी आया था।
रश्मि के बारे में पूछ रहा था। ये सुनते ही मेरे कदम वहीं रुक गए। कोई रश्मि के बारे में क्यों पूछ रहा था? मैंने तुरंत इधर उधर देखा, मगर कुछ असामान्य नजर नहीं आया। मगर मेरे अंदर एक अजीब सा एहसास जाग चुका था। ये सब आम नहीं था। कोई था जो रश्मि पर नजर रखे हुए था। जब मैं वापस रश्मि के कमरे में गई तो मैंने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। डॉक्टर साहब, हमें रश्मि को यहाँ से ले जाना होगा। मेरी आवाज कांप रही थी। क्या हुआ? डॉक्टर ने हैरानी से पूछा। कोई अस्पताल में इसके बारे में पूछ रहा था। ये खतरनाक हो सकता है। डॉक्टर के चेहरे पर तनाव छा गया। वो कुछ पल के लिए खामोश रहा, फिर धीरे से बोला, ठीक है, हमें रश्मि को किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा। अब हम एक ऐसे सफर पर निकलने वाले थे जहां हर कदम पर खतरा था। कोई हमारी हरकत पर नजर जमाए हुए था। हमने जल्दी से अस्पताल को छोड़ने की तैयारी की। डॉक्टर ने अपनी गाड़ी निकाली और मैंने रश्मि को आराम से कंबल में लपेट दिया। वो अब भी कमजोर थी, मगर उसकी आंखों में एक अनजाना सा डर तैर रहा था। बेटा, हम कहीं जा रहे हैं, मगर तुम बिल्कुल सुरक्षित हो, ठीक है? मैंने नरमी से कहा। रश्मि ने कोई जवाब नहीं दिया, बस खामोशी से गाड़ी की खिड़की से बाहर देखती रही। मैंने डॉक्टर की तरफ देखा। उसकी पेशानी पर पसीने की नन्ही बूंदें चमक रही थी। ये पहला मौका था जब मैंने उसे इतना परेशान देखा। गाड़ी सुनसान रास्तों पर दौड़ रही थी। शहर की रौनकें पीछे छूटती जा रही थीं और हम जंगल के करीब पहुंच चुके थे। डॉक्टर के एक करीबी दोस्त का फार्म हाउस यहाँ मौजूद था, जो सालों से खाली था। यही वो जगह थी जहां हमें कुछ समय के लिए छिपना था। फार्म हाउस पहुंचकर मैंने रश्मि को बिस्तर पर लिटाया और डॉक्टर ने दरवाजे और खिड़कियां जांची, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि कोई हमारा पीछा तो नहीं कर रहा। यहाँ कुछ दिन रुकना होगा, डॉक्टर ने धीरे से कहा, जब तक हमें ये पता न चल जाए कि असल में हमारे पीछे कौन है। रात के किसी पहर अचानक रश्मि की तरफ से मध्यम बड़बड़ाहट की आवाज आई। मैंने चौंक कर उसकी तरफ देखा। वो नींद में कुछ बड़बड़ा रही थी, जैसे किसी ख्वाब में डूबी हो। मुझे बंद मत करो, मुझे जाने दो। मैंने आहिस्ता से उसके कंधे पर हाथ रखा, मगर जैसे ही मैंने उसे छुआ, वो एक जोरदार चीख के साथ जाग उठी। वो आ रहे हैं, वो चीखी और कांपने लगी। मैंने जल्दी से उसे गले से लगाया। बेटा, कोई नहीं आ रहा, तुम सुरक्षित हो। मगर रश्मि की आंखों में अब भी डर था। वो तेजी से सांस ले रही थी, जैसे किसी अनजानी जगह की यादें उसके दिमाग में वापस आ रही हों। वो कौन? मैंने आहिस्ता से पूछा। रश्मि ने हिचकियों के बीच कहा, वो सफेद कोट वाले लोग जो मुझे सोने नहीं देते थे। मेरा दिल दहल गया। ये बच्ची किसी आम अपराधी के चुंगल में नहीं थी, बल्कि किसी बड़ी और रहस्यमयी संस्था के हाथों में रही थी। रश्मि की डरी हुई आंखें अभी तक खुली थीं और उसकी सांसें बेतरतीब हो रही थीं। मैंने जल्दी से उसे दिलासा दिया, मगर मेरे अंदर भी एक अजीब सा डर समा चुका था। सफेद कोट वाले लोग। मैंने डॉक्टर की तरफ देखा, जो अब गंभीरता से रश्मि को देख रहा था। ये कौन लोग हो सकते हैं? डॉक्टर ने धीरे से कहा, यह कोई आम मामला नहीं लगता। रश्मि की गुमशुदगी एक साधारण घटना नहीं है, ये कुछ और ही है। अगले दिन जब रश्मि गहरी नींद में थी, डॉक्टर ने उसका पूरी तरह से मेडिकल परीक्षण करने का फैसला किया। उसकी सेहत पहले से बेहतर हो रही थी, मगर वो अब भी कमजोर लग रही थी। मैं रश्मि का कुछ और मेडिकल परीक्षण करना चाहता हूँ, डॉक्टर ने धीरे से कहा। शायद हमें कुछ ऐसे सुराग मिल जाएं जो उसके अतीत के बारे में और अधिक स्पष्टता दे सकें। मैंने सहमति में सिर हिलाया। हमें रश्मि के रहस्य को सुलझाना ही था। जब डॉक्टर ने रश्मि की त्वचा का निरीक्षण किया तो हम दोनों हैरान रह गए। रश्मि की त्वचा आम बच्चों की तरह नहीं थी। जैसे ही डॉक्टर ने उसके बाजू पर रोशनी डाली, एक हल्का नीला निशान चमक उठा, जो सामान्य रोशनी में दिखाई नहीं देता था। ये क्या है? मैंने हैरानी से पूछा। डॉक्टर ने गौर से निशान को देखा और धीरे से कहा, ये कोई आम निशान नहीं है। ये किसी खास रसायन की प्रतिक्रिया लगती है, जो रोशनी या किसी विशेष तापमान में प्रकट होती है। मेरी आंखें हैरत से फैल गईं। ये मुमकिन नहीं। क्या रश्मि पर कोई प्रयोग किया गया था? मेरी आवाज कांप रही थी। डॉक्टर खामोश था।
उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो वो कह नहीं पा रहा था। ये सब एक साधारण घटना नहीं थी। उसने आखिरकार कहा, रश्मि के शरीर में कुछ ऐसा है जो आम नहीं, और शायद यही वजह है कि वे लोग इसे दोबारा ले जाना चाहते हैं। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। रश्मि सिर्फ एक अनाथ बच्ची नहीं थी, वो किसी गहरे वैज्ञानिक रहस्य का हिस्सा थी, और जो भी ये रहस्य जानना चाहता था वो किसी भी कीमत पर रश्मि को वापस पाना चाहता था। रश्मि की त्वचा पर उभरने वाले रहस्यमयी निशान ने हमें और अधिक उलझन में डाल दिया था। ये सिर्फ एक आम गुमशुदगी का मामला नहीं था। रश्मि के साथ कुछ ऐसा हुआ था जो हमारी सोच से परे था। डॉक्टर ने अपनी जेब से एक खास स्कैनिंग डिवाइस निकाली जो त्वचा के नीचे छुपी किसी भी असामान्य चीज का पता लगा सकती थी, और जैसे ही उसने रश्मि के बाजू पर धीरे से स्कैनर चलाया, स्क्रीन पर कुछ कोड्स उभरने लगे। ये क्या है? मैंने हैरत से पूछा। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। ये कोई गुप्त निशान है। रश्मि के शरीर पर कोई साधारण पहचान नहीं है। किसी ने जानबूझकर इसके शरीर पर कुछ लिखा है, कोई कोड। उसी रात जब हम सो रहे थे, मैंने एक अजीब आवाज सुनी, जैसे कोई दरवाजे के करीब आया हो। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने जल्दी से खिड़की के पर्दे हटाए और बाहर झांका, मगर वहां कोई नहीं था। लेकिन दरवाजे के सामने जमीन पर कुछ पड़ा हुआ था। मेरी सांसें रुक गईं, मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने धीरे से दरवाजा खोला और लिफाफा उठाया। जैसे ही मैंने उसे खोला, अंदर एक सादा मगर डरावना संदेश लिखा था। तुमने जिस चीज को बचाने की कोशिश की वह हमारे लिए बहुत कीमती है। रश्मि को वापस कर दो, वरना अंजाम बुरा होगा। मेरी उंगलियां कांप गईं। डॉक्टर, मैंने घबराकर उसे आवाज दी। डॉक्टर जल्दी से बाहर आया और मैंने कांपते हाथों से उसे वो संदेश थमा दिया। जैसे ही उसकी नजर उस पर पड़ी, उसके चेहरे का रंग बदल गया। ये लोग हमें ढूंढ चुके हैं, उसने धीरे से कहा। अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। रश्मि के शरीर पर मौजूद निशान, उसके ख्वाब और अब ये गुप्त संदेश, सब कुछ एक बड़ी सच्चाई की तरफ इशारा कर रहा था। मगर क्या हम ये सच्चाई जान पाएंगे, या ये लोग हमें पहले ही खोज लेंगे? फार्म हाउस में गहरी खामोशी छाई हुई थी। मैं उस रहस्यमयी खत को घूर रही थी जिसके साथ अब भी मेरे दिमाग में गूंज रहे थे, रश्मि को वापस कर दो, वरना अंजाम बुरा होगा। मैंने डॉक्टर की तरफ देखा जो गहरी सोच में डूबा हुआ था। उसका चेहरा तनाव और चिंता से भरा था। ये लोग हमें ढूंढ चुके हैं, डॉक्टर ने सरगोशी की, और अब हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मगर ये लोग कौन हैं और रश्मि को क्यों चाहते हैं? मैंने बेचैनी से पूछा। डॉक्टर ने एक पल के लिए सोचा, फिर बोला, हमें रश्मि के अतीत की खोज करनी होगी। डॉक्टर ने अपने लैपटॉप पर रश्मि की पुरानी रिपोर्ट से देखनी शुरू की। जैसे ही उसने रश्मि का नाम एक गुप्त डाटाबेस में सर्च किया, स्क्रीन पर एक खुफिया फाइल खुल गई। ये देखो, उसने मुझे इशारा किया। इस फाइल में रश्मि के लापता होने की खबर दर्ज थी, मगर सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि रश्मि के कुछ मेडिकल रिकॉर्ड्स मौजूद ही नहीं थे। ये कैसे संभव है? मैंने हैरत से कहा। हर बच्चे का जन्म और मेडिकल इतिहास रिकॉर्ड में होता है, रश्मि के बारे में कुछ भी क्यों नहीं है? डॉक्टर ने गंभीरता से कहा, क्योंकि शायद किसी ने जानबूझकर इसकी पहचान मिटा दी है। मेरे शरीर में झुरझुरी दौड़ गई। मगर क्यों? डॉक्टर ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, रश्मि एक आम बच्ची नहीं थी, वो किसी गुप्त प्रोजेक्ट या वैज्ञानिक प्रयोग का हिस्सा रही है। उसके शरीर में कुछ ऐसा है जो साधारण नहीं है, और यही वजह है कि ये लोग इसे वापस लेना चाहते हैं। क्या रश्मि एक गुप्त प्रयोग का शिकार थी? मैंने रश्मि की तरफ देखा जो अभी भी गहरी नींद में थी। रात गहरी हो रही थी और फार्म हाउस की खिड़कियों से बाहर सिर्फ अंधेरा नजर आ रहा था। मैं और डॉक्टर खामोशी से बैठे रश्मि के अतीत के बारे में सोच रहे थे। ये सब कुछ किसी बड़ी सच्चाई की तरफ इशारा कर रहा था, मगर रश्मि की खोई हुई याददाश्त के बिना हम कुछ भी साबित नहीं कर सकते थे। डॉक्टर ने लैपटॉप बंद किया और गहरी सांस ली। हमें रश्मि को जबरदस्ती याद नहीं दिलानी चाहिए, लेकिन अगर वो खुद कुछ याद कर ले तो ये हमारे लिए सबसे बड़ी सफलता होगी। मैंने रश्मि की तरफ देखा जो कमरे के कोने में बैठी खिड़की के बाहर देख रही थी।
उसकी आंखों में डर और उलझन थी, जैसे वो कुछ याद करने की कोशिश कर रही हो, मगर कोई अनदेखी दीवार उसे रोक रही हो। रश्मि बेटा, तुम कुछ सोच रही हो? मैंने नरमी से पूछा। वो कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, मुझे सपने आ रहे हैं, अजीबोगरीब सपने। मैं और डॉक्टर चौकन्ने हो गए। कैसे सपने बेटा? मैंने उसके पास जाकर पूछा। रश्मि ने अपनी उंगलियां मोड़ते हुए कहा, मैं एक जगह पर हूँ जहाँ बहुत सारी सफेद रोशनी है। वहाँ कुछ लोग हैं जो सफेद कोट पहने हुए हैं। वो मुझे कुछ इंजेक्शन देते हैं और फिर मेरी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला हो जाता है। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। डॉक्टर ने तुरंत पूछा, क्या तुम उन लोगों के चेहरे याद कर सकती हो या वो तुमसे क्या कह रहे थे? रश्मि ने आंखें बंद कर ली, जैसे वो अपनी यादों में कुछ खोज रही हो। फिर अचानक उसने आंखें खोली और घबराकर बोली, वो मेरा नाम लेकर पुकारते थे, मगर मेरा नाम रश्मि नहीं था। क्या? मैं हैरत से बोली। वो मुझे किसी और नाम से बुलाते थे। वो मुझे प्रोजेक्ट जीरो कह रहे थे। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये लोग रश्मि को इंसान नहीं बल्कि किसी वैज्ञानिक प्रयोग का हिस्सा समझते थे। डॉक्टर ने गंभीरता से कहा, हमारा अंदाजा सही था। रश्मि के साथ कुछ ऐसा हुआ है जो आम नहीं है। मगर अब सवाल ये था, रश्मि का असली अतीत क्या था और प्रोजेक्ट जीरो का मतलब क्या था? रश्मि की बातों ने सब कुछ हिलाकर रख दिया था। प्रोजेक्ट जीरो, ये शब्द आम नहीं थे। ये किसी लापता बच्चे की साधारण कहानी नहीं थी। ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा लग रही थी। डॉक्टर के चेहरे पर गहरी सोच के भाव उभर आए। अगर रश्मि को प्रोजेक्ट जीरो कहा जाता था तो इसका मतलब है ये कोई वैज्ञानिक प्रयोग था। मैंने डॉक्टर की बात पूरी की। कोई गुप्त रिसर्च जिसमें रश्मि को शामिल किया गया था? मैंने चौंक कर पूछा, मगर वो प्रयोग क्या हो सकता है और ये लोग इसके पीछे क्यों हैं? डॉक्टर ने लैपटॉप खोला और कुछ गुप्त डेटाबेस खंगालने लगा। उसके चेहरे पर तनाव था, जैसे वो किसी बड़ी सच्चाई को उजागर करने वाला हो। कुछ मिनटों बाद उसके हाथ एक फाइल पर रुक गए। ये देखो, उसने स्क्रीन मेरी तरफ घुमाई। एक नाम सामने आया, यूनाइटेड बायोटेक रिसर्च सेंटर। ये एक निजी सार्वजनिक प्रयोगशाला थी जो जीनियाई बदलाव और मानव शरीर पर गुप्त प्रयोग करने के आरोपों के घेरे में रही थी। ये वही लोग हो सकते हैं, डॉक्टर ने जोश में कहा। ये संगठन बच्चों पर गुप्त प्रयोग करने के लिए कुख्यात है। सरकार ने इन पर कई बार जांचें की हैं, मगर कोई सबूत नहीं मिला। मेरी सांसें अटक गईं। तो क्या रश्मि भी? डॉक्टर ने सिर हिलाया। हाँ, रश्मि शायद इनके प्रयोग का हिस्सा रही है और चूंकि वो किसी तरह भाग निकली, अब वे उसे दोबारा से काबू में लेना चाहते हैं। अब हमें रश्मि के शरीर में हो रहे बदलाव को और गहराई से समझना था। डॉक्टर ने जल्दी से एक और परीक्षण किया और हैरानी से बोला, रश्मि के डीएनए में कुछ मामूली बदलाव है, जैसे किसी ने इसमें कुछ खास शामिल करने की कोशिश की हो। मैंने हैरानी से पूछा, ये कैसे संभव है? डॉक्टर ने गंभीरता से कहा, ये संगठन शायद जीनियाई स्तर पर प्रयोग कर रहा था। रश्मि एक साधारण बच्ची नहीं है। वो मानव शरीर में बदलाव लाने वाले वैज्ञानिक प्रयोग का हिस्सा हो सकती है। मेरा दिमाग सुन्न हो गया। इसका मतलब है कि रश्मि उन लोगों के लिए एक खजाना है और वे किसी भी कीमत पर उसे दोबारा हासिल करना चाहते हैं। हमने सच्चाई का एक और दरवाजा खोल दिया था, मगर इसके साथ ही खतरा पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुका था। जितना हम खोजते गए, उतना ही सच हमारी पकड़ से बाहर होता गया। रश्मि कोई आम लापता बच्ची नहीं थी, बल्कि वो एक बहुत बड़े वैज्ञानिक शोध का हिस्सा थी। एक ऐसा रहस्य जो अगर दुनिया के सामने आ गया तो बहुत से ताकतवर लोग बेनकाब हो सकते थे। डॉक्टर ने गंभीरता से कहा, हम रश्मि को हमेशा के लिए छुपा नहीं सकते। हमें इस मामले को दुनिया के सामने लाना होगा, वरना ये लोग उसे बार बार पकड़ने की कोशिश करेंगे। मगर कैसे? मैंने पूछा। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। हमें मीडिया के पास जाना होगा। अगर ये खबर दुनिया में फैल गई तो ये लोग रश्मि को नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। ये एक बड़ा फैसला था, मगर हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। रश्मि अचानक बेहोश हो गई। जैसे ही हम फार्म हाउस से निकलने की तैयारी कर रहे थे, रश्मि अचानक लड़खड़ाई और जमीन पर गिर गई।
रश्मि, मैंने घबराकर उसे उठाने की कोशिश की, मगर उसकी आंखें बंद हो चुकी थी। उसके शरीर में कोई हरकत नहीं थी। डॉक्टर तुरंत उसकी नब्ज चेक करने लगा। ये क्या हो रहा है? मैंने घबराकर पूछा। डॉक्टर की आंखों में डर था। चिप। रश्मि के शरीर में जो चिप थी, उसने कोई नया सिग्नल भेजा है। मगर क्यों? डॉक्टर ने जल्दी से अपनी स्कैनिंग डिवाइस से रश्मि के शरीर का निरीक्षण किया और जो स्क्रीन पर नजर आया उसने हमें हिलाकर रख दिया। किसी ने चिप को सक्रिय कर दिया है। मतलब मेरी सांसें रुक गईं। मतलब वे अब जान चुके हैं कि हम कहाँ हैं। डॉक्टर ने सिर हिलाया। हाँ, और हमारे पास अब बहुत कम समय है। अब क्या होगा? रश्मि जमीन पर बेहोश पड़ी थी और दुश्मन हमारे बहुत करीब आ चुके थे। हमने सच्चाई का दरवाजा खोल दिया था, मगर अब हमें ये जंग जीतनी थी, रश्मि की जिंदगी के लिए और उसकी खोई हुई सच्चाई को वापस लाने के लिए। क्या हम समय रहते भाग सकेंगे या रश्मि फिर से उनके हाथ लग जाएगी? फैसला। डॉक्टर ने तुरंत रश्मि की नब्ज चेक की। हमें इसे तुरंत किसी सुरक्षित जगह पर ले जाना होगा। मगर कहाँ? मैंने घबराकर पूछा। डॉक्टर ने गहरी सांस ली। अब ये राज हमेशा के लिए उजागर करना होगा। हमें इसे दुनिया के सामने लाना होगा। मीडिया की ताकत। हम रश्मि को लेकर सीधे एक बड़े मीडिया हाउस पहुंचे, जहां डॉक्टर का एक पुराना दोस्त रिपोर्टर था। जैसे ही हम अंदर पहुंचे, डॉक्टर ने रिपोर्टर को पूरी कहानी सुनाई। रश्मि के साथ किए गए प्रयोग, उसके शरीर में लगी गुप्त चिप और वो गुप्त संगठन जो उसे फिर से पकड़ना चाहता था। एक सनसनीखेज खुलासा। ये खबर धमाके की तरह मीडिया में फैल गई। एक लापता बच्ची के शरीर में गुप्त चिप। क्या ये किसी बड़ी साजिश का हिस्सा है? क्या विज्ञान की आड़ में मासूम बच्चों पर प्रयोग किए जा रहे हैं? हर टीवी चैनल पर यही खबर चलने लगी। जैसे ही ये खबर सार्वजनिक हुई, वो संगठन जो रश्मि के पीछे था, अचानक से गायब हो गया। रश्मि को एक नया जीवन मिला। रश्मि को नई नाम और नई पहचान दे दी गई। सरकार ने रश्मि को पूरी सुरक्षा दी। उसकी चिप निकाल दी गई और उसका अतीत हमेशा के लिए दफन कर दिया गया। अब वो एक आम जिंदगी जी सकती थी। मेरी भी जिंदगी बदल गई। डॉक्टर ने मेरी तरफ देखा। तुमने रश्मि को बचाया और तुमने मुझे मेरी बेटी वापस दिलाई। फिर उसने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा हमारे साथ रहो। मैंने हैरानी से उसकी तरफ देखा। ये कहानी सिर्फ रश्मि की नहीं थी, ये मेरी अपनी कहानी भी बन चुकी थी। मैंने अनाथों की तरह जिंदगी गुजारी थी, मगर आज मुझे एक नया परिवार मिल चुका था। अंत में आखिरकार रश्मि अपनी असली जिंदगी में वापस आ चुकी थी। दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और फिर कल मिलते हैं हम एक नई और रोमांचक कहानी के साथ। धन्यवाद।